कि भोजन का पाचन जो शुरू होता है वो प्रारंभ होता है कहाँ से होता है, यकृत से, अमाशय से, अग्न्याशय से, मुख से, मैं कहूंगा मुख से ही सातु प्रारंभ हो जाता है। आंसर जिनका डी है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है उसको क्या कहते हैं सातु। देखिए सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो कान की हड्डी होती है और उस हड्डी का नाम क्या है सातु, स्टेप्स उसको हम लोग कह सकते हैं। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल सातु आपके स्क्रीन पर है, आंसर आप लोग कमेंट में बताते जाइए। जैसे कि ये तीसरे नंबर का सवाल है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत कहलाई जाती है, अमाशय, लार ग्रंथि या थायराइड, मैं कहूंगा यकृत जो है ना इसी को ही सातों शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। शरीर का तापक्रम कहां नियंत्रित होता है। तो शरीर का तापक्रम पता कहां नियंत्रित होता है, स्पाइनल कार्ड में नहीं सातों, हाइपोथैलेमस में। क्या हाइपोथैलेमस में ही सातों शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है। सही जवाब आपका अगर ऑप्शन नंबर सातों बी के साथ है तो मैं कहूंगा आपका जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर का सवाल सातों आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहने कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप की अगर हम बात करते हैं सातों, यहाँ पर ब्लड प्रेशर की बात चल रही है। ब्लड प्रेशर की बात चल रही है सातों, 110 120 नहीं, 120 80 होता है। 120 और 80 ये जो होता है ये मनुष्य के, स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर होता है, रक्तचाप होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर सातों इसको कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल सातों आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए आपके सवाल का जवाब क्या होगा। कह रहे कि मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है। तो सबसे बाहरी झिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो ड्यूरामीटर है। क्या है सातों, ड्यूरामीटर। आप लोग याद रखेंगे कि यही मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली होती है, ड्यूरामीटर। आंसर आपका सी हो जाता है। चलिए अगले नंबर का सातों सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपके सवाल का जवाब क्या हो सकता है। चलिए आपसे कह रही कि मछलियां किस अंग से सांस लेती हैं। तो मछलियों की अगर बात करते हैं ये नाक से सांस लेती हैं, नहीं त्वचा से, नहीं ये गिल से, है ना, ये गिल से साथियों सांस लेती हैं। ये बात आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। सही जवाब जिनका ऑप्शन नंबर साथियों सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है। तो रक्त की अगर बात करते हैं तो रक्त एक संयोजी ऊतक है। कैसा ऊतक है साथियों, रक्त एक संयोजी ऊतक है। ये बात भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि जो पित्त स्रावित होता है सातों ये हृदय से होता है, अमाशय से होता है, आहार नाल से होता है या यकृत से होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है ये यकृत से होता है। यकृत आपके सवाल का जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल सातों आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। तो दूध खट्टा जो होता है ना ये वायरस के द्वारा हो जाता है या बैक्टीरिया के द्वारा होता है। दूध का खट्टा होना ये किसकी वजह से होता है, ये जीवाणु के द्वारा होता है, यानी कि ये बैक्टीरिया के द्वारा साथी होता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है उसको क्या कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, उसको हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन सातों इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इस बार आएगा ही आएगा। कह रहे कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वो सातों हाइड्रोफोबिया कहलाया जाता है। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है साथियों बता दीजिए। 7.9 होता है, 7.7 होता है, 7.4 होता है या 8.4 होता है। तो आपका जवाब अगर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। मनुष्य के रक्त का पीएच मान जो होता है वो 7.4 ही होता है। मनुष्य शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है, 10 जोड़ी होती है, 12 जोड़ी होती है, 14 जोड़ी या 11 जोड़ी। तो आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है 12 जोड़ी होती है ना। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या जो होती है साथियों वो 12 जोड़ी होती है। सही जवाब आपका अगर ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि वृक्क यानी कि किडनी इसका वजन कितना होता है बताइए साथियों। वृक्क यानी कि किडनी इसका वजन कितना होता है, क्या 135 ग्राम होता है, 160 ग्राम का होता है या 185 ग्राम का, 150 ग्राम का। तो आपको ध्यान रखना है कि 150 ग्राम का साथियों हमारी किडनी का वजन होता है, वृक्क का वजन होता है। तो आंसर आप लोग साथियों कमेंट में बताते रहिए भाई, आंसर आप लोग के आना चाहिए साथियों, इसलिए आंसर आप लोग कमेंट में बताते जाइए। मेरी नजर साथियों आपके कमेंट की तरफ ही है। उसके बाद देखिए कहने कि इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा होता है। फटाफट आपके कमेंट का इंतजार है। दमा होता है, टीबी हो जाता है रोग, डायबिटीज होता है या ये तीनों हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है डायबिटीज हो जाती है सर। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, मैं कहूंगा डायबिटीज हो जाती है। तो डायबिटीज आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले नंबर का सातों सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपके सवाल का जवाब सातों क्या हो सकता है। आपसे यहाँ पर सातों पूछा जा रहा है कि आंख में किस भाग के नष्ट होने पर आंखों की रोशनी समाप्त हो जाती है। तो क्या आपके सवाल का जवाब हो सकता है साथियों, अगर आपका जवाब रेटिना, आइरिस, कॉर्निया है या पुपिल है, क्या आपका जवाब है मुझे बता दीजिए। चलिए तो कॉर्निया अगर आपका जवाब है तो मैं कहूंगा आपका जवाब साथियों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है, आपसे कहा यहाँ पर जा रहा है कि लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है। तो लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है ये बात आपको यहाँ पर साथियों बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी अगर बात करते हैं लाल अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कण का निर्माण यानी कि आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। ये बात आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि कशेरुक दंड में हड्डियों की कुल संख्या पाई जाती है। तो कितनी पाई जाती है साथियों, फटाफट आप लोग मुझे बता दीजिए कितनी पाई जाती है। तो अगर आपका जवाब साथियों यहाँ पर 33 है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कशेरुक दंड में हड्डियों की कुल संख्या जो पाई जाती है वो 33 पाई जाती है और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है बताइए। रक्त क्या हृदय में शुद्ध होता है, नहीं। रक्त क्या
फेफड़ों में शुद्ध होता है? नहीं, वृक्क का काम होता है साथियों रक्त को शुद्ध करना, यानी कि किडनी का काम होता है। किसका काम होता है साथियों? किडनी का काम होता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को तुरंत आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ये समझ लीजिए साथियों कुछ क्वेश्चन पेपर मैंने तैयार किए हैं, वो क्वेश्चन पेपर मैं आपको करवाऊंगा, जिसमें से एक क्वेश्चन पेपर ये है। तो अगर आपने इस वीडियो में एंट्री कर दी है तो इस वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक सवालों को देखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल साथियों साबित रहेंगे। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊं, आपकी परीक्षा जब भी है, जिस किसी भी डेट में है साथियों, 3 अगस्त से परीक्षाएं आरंभ हो रही हैं, तो उसके लिए साथियों एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए ये वीडियोस, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम आपसे पूछा जा रहा है साथियों, मैं कहूंगा कैल्सीफेरोल की अगर बात करें तो कैल्सीफेरोल ही विटामिन डी का एक रासायनिक नाम है। आंसर आपका डी हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग कौन सा होता है? बताइए, आयोडीन की कमी से क्या ग्वाइटर रोग हो जाता है ना? बताइए फटाफट साथियों कमेंट में आप लोग मुझे बताइए। या स्कर्वी रोग हो जाता है साथियों, पोलियो हो जाता है, या रिकेट्स नाम का रोग हो जाता है? आप लोग का आंसर साथियों यहाँ पर आना चाहिए। तो मैं कहूंगा ग्वाइटर रोग नामक हो जाता है साथियों, घेंगा रोग हो जाता है। इसलिए सही जवाब अगर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल सही है। चलिए साथियों अगले नंबर का सवाल देखिए, किडनी का मुख्य कार्य क्या है? तो किडनी का मुख्य कार्य क्या है आप लोग मुझे बता दीजिए। क्या किडनी का मुख्य कार्य शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करना है, या शरीर के तापमान को नियंत्रित करना है, या अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर रक्त दाब का नियंत्रण करना है, या पाचन क्रिया में सहयोग करना है? मैं कहूंगा शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करना ही यही साथियों किडनी का मुख्य कार्य होता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहने के कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी में बनता है? यानी कि सूर्य की रोशनी में तो विटामिन डी बनता है, तो विटामिन डी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए वयस्क मानव में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? तो जो वयस्क मानव होता है ना साथियों, इसमें दांतों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? 32 मानी गई है। तो 32 आपके सवाल का सही जवाब हो जाता है। चलिए भाई, उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि वायरस से फैलने वाला इसमें से कौन सा रोग वायरस से फैलता है? देखिए एड्स भी वायरस से फैलता है, चेचक रोग भी वायरस से फैलता है, खसरा रोग भी वायरस से फैलता है। यानी कि ये सारे के सारे रोग जो है ना, ये सारे के सारे रोग वायरस से ही फैलते हैं। अगला देखिए, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग इसमें से कौन सा है? तो फेफड़े हैं, वृक्क है, धमनी है, त्वचा है। यानी कि स्किन की अगर हम बात करें तो त्वचा जो है यही मानव के शरीर का सबसे बड़ा अंग कहलाई जाती है। इसलिए राइट आंसर आपका डी हो जाता है, यानी कि 4 हो जाता है। मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? मच्छर के काटने से देखिए मलेरिया फैलता है, मैं कहूँ बिल्कुल। डेंगू ज्वर भी होता है, पीत ज्वर भी होता है। यानी कि ये सारे के सारे रोग जो है ना, ये मच्छर के द्वारा ही फैलते हैं। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। कह रहे कि मूत्र की मात्रा का नियंत्रक है, मूत्र की मात्रा का नियंत्रक जो है वो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा हार्मोन मूत्र की मात्रा का नियंत्रक है? एंटी यूरेटिक हार्मोन है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और ये वाकई में साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे कि पसीना शरीर को ठंडा करता है, क्यों? क्योंकि पानी ऊष्मा का हीन चालक है, पानी की विशेष ऊष्मा उच्च होती है, पानी ऊष्मा का हीन चालक है, वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। क्या आपका जवाब होगा बताइए? मैं कहूंगा वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। बात आप लोग ध्यान रखेंगे, है ना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि यूरिया किसके विघटन के उत्पाद से बनता है? तो अमीनो अम्ल आपका जवाब होगा, क्योंकि यूरिया अमीनो अम्ल के विघटन के उत्पाद से ही बनता है। आंसर आपका डी हो जाएगा। हाल ही में फूड एक्सपो, सी फूड एक्सपो भारत 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो चेन्नई में किया गया है साथियों। सी फूड एक्सपो भारत 2026 का आयोजन चेन्नई में किया गया है। दक्षिणी वायु कमान का प्रमुख किसको नियुक्त किया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल फिलहाल में ही साथियों जसवीर सिंह मान को ही दक्षिणी वायु कमान का प्रमुख नियुक्त किया गया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरे राष्ट्रीय समुद्री भोजन कौशल ओलंपियाड 2026 का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो साथियों केरल के कोच्चि में इसका आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय समुद्री भोजन कौशल ओलंपियाड 2026 का आयोजन जो किया गया है वो कोच्चि में किया गया है, आपको ध्यान रखना है ना। अभी साथियों रीजनिंग के सवाल भी हम लोग देखेंगे, रीजनिंग भी देखेंगे, मैथ्स भी देखेंगे, इसलिए बने रहिएगा साथियों इस वीडियो में। ये ग्रुप डी के लिए बहुत शानदार वीडियो है साथियों। चलिए, फीफा वर्ल्ड कप का नॉकआउट में गोल करने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी साथियों कौन बने हैं? तो इनका नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, और ये फीफा वर्ल्ड कप नॉकआउट में गोल करने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बन चुके हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए, भारतीय सेना की दक्षिणी कमान का प्रमुख किसको नियुक्त किया गया है? अगर हम बात करते हैं साथियों यहाँ पर राजेश पुष्कर की, तो ये भारतीय सेना की दक्षिण कमान के प्रमुख बन चुके हैं। कौन बन चुके हैं साथियों? राजेश पुष्कर बन चुके हैं। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। किस देश के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर मुंटेनू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो मैं कहूंगा साथियों मोल्दोवा देश के। क्या? मोल्दोवा देश के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर मुंटेनू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सही जवाब आपका बी हो जाता है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसको नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम आप लोग जरा याद रखेंगे, अनुपम मिश्रा इनका नाम है, और क्वेश्चन भी साथियों इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के नए अध्यक्ष भी अनुपम मिश्रा जी बने हैं, और प्रबंध निदेशक भी अनुपम मिश्रा जी ही बने हैं। चलिए, उसके बाद देखिए, गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव किसको नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है साथियों प्रशांत सीताराम, और प्रशांत सीताराम ही गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। चलिए, उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल कह रहे कि किस राज्य के पैरा एथलीट होकाटो होटोजू सेमा पुरुषों के शॉर्ट पुट
F-57 इवेंट में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बन चुके हैं? तो आपका जवाब साथियों नागालैंड हो जाएगा। नागालैंड आपके सवाल का जवाब है। अगला देखिए, भारतीय यूपीआई को अपनाने वाला 10वां देश कौन सा बन चुका है? तो ग्रीस देश की अगर बात करें तो ग्रीस देश यूपीआई को अपनाने वाला 10वां देश बन चुका है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। जुलाई 2026 में यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो आयरलैंड आपका जवाब होगा। क्यों? क्योंकि जुलाई 2026 यानी कि अभी हाल फिलहाल की बात है ना, इसी महीने की बात है। यूरोपीय संघ परिषद के नए अध्यक्ष जो बना है साथियों वो आयरलैंड बना है साथियों। आंसर आपका ऑप्शन नंबर, परिषद का अध्यक्ष जो बना है वो आयरलैंड बना है। आंसर आपका सी हो जाता है। उसके बाद देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसको नियुक्त किया गया है? तो इनका अगर बात करते हैं साथियों, क्या आपके सवाल का जवाब हो सकता है रविशंकर जो है ना, ये भारतीय रिजर्व बैंक के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। जलवायु और भौगोलिक डेटा के आधार पर डेंगू के जोखिम का आकलन करने के लिए किस आईआईटी ने क्लाइमेट मॉडल विकसित किया है? तो आईआईटी खड़गपुर की अगर हम बात करते हैं तो जलवायु और भौगोलिक डेटा के आधार पर डेंगू के जोखिम का आकलन करने के लिए आईआईटी खड़गपुर ने क्लाइमेट मॉडल विकसित किया है। सही जवाब आपका डी हो जाता है। उसके बाद देखिए, आपसे कह रहे हैं कि हाइड्रो पावर आउटलुक 2026 के अनुसार भारत को स्थापित जल विद्युत मामले में कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत की अगर बात करते हैं साथियों, 5वां स्थान दिया गया। कौन सा स्थान दिया गया है? 5वां। यानी कि वर्ल्ड हाइड्रो पावर आउटलुक 2026 के अनुसार भारत को स्थापित जल विद्युत मामले में 5वां स्थान दिया गया है। अगला सवाल देखिए, गंभीर रूप से सूखने के कारण चर्चा में रही मलप्रभा नदी मुख्य रूप से किस राज्य में बहती है? तो मलप्रभा नदी की अगर हम बात करते हैं तो ये तो कर्नाटक में बहती है। मलप्रभा नदी कहाँ पर बहती है? कर्नाटक में बहती है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में साथियों किनको नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है तेजिंदर सिंह, और तेजिंदर सिंह को ही चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के लिए भारत की पहली सैटेलाइट आधारित लैंडिंग प्रक्रिया को किस राज्य में मंजूरी दी गई है? तो मैं कहूंगा आंध्र प्रदेश में मंजूरी दी गई है। तो आंध्र प्रदेश आपके सवाल का जवाब होगा। अगला देखिए, भारत सरकार ने किसे मलेशिया में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया? 50 तक सवाल देखें, उसके बाद रीजनिंग के सवाल शुरू हैं। देखिए साथियों, सोमनाथ घोप आपके सवाल का जवाब होगा। यानी कि भारत सरकार ने सोमनाथ घोप को मलेशिया में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है। 54वीं वर्ल्ड रोइंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो मैं कहूंगा नीदरलैंड में साथियों 54वीं वर्ल्ड रोइंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाया है? बताइए। तो मैं कहूंगा ये काम उत्तराखंड ने किया है। यानी कि उत्तराखंड राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाया है। ये भी सवाल अच्छा है, आपके एग्जाम में आ जा रहा है कि मुझे भोजन पकाना पसंद है, कथन कह रहा है। कथन में ये कह रहा है, और धारणा देखते हैं हम लोग क्या धारणा में यहाँ पर कहा जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि मुझे भोजन पकाना पसंद है, ठीक है, मैं एक शेफ बनना चाहता हूँ, ठीक है। आप धारणा देखिए, मैं एक शेफ हूँ, भाई साहब वो कह रहा है मैं एक शेफ बनना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं मैं एक शेफ हूँ। आप शेफ नहीं, आप शेफ बनना चाहते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। पहली वाली धारणा, मैं एक शेफ नहीं हूँ, ये बिल्कुल सही है। मैं एक शेफ नहीं हूँ, वो कह रहा है मैं बनना चाहता हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं एक शेफ नहीं हूँ, है ना। तो कुल मिला के दूसरा वाला सही है, पहला वाला आपका जो होगा वो गलत हो जाएगा। चलिए साथों, अच्छा अब यहाँ से अगर बात करें ना, तो ये दूसरा सवाल आपका स्टार्ट हो चुका है। एक सेकेंड, ये है ना, ये दूसरा वाला आपका सवाल शुरू हो चुका है। इसको आपको क्रम से लगाना है। पत्र, डाकिया, वितरण, पत्र पेटिका, डाकखाना। देखिए सबसे पहले नंबर पर मेरे हिसाब से पत्र आएगा, यानी कि ये पहला हो जाएगा पत्र, है ना, पहले नंबर पर। डाकिया, वितरण, पत्र पेटिका, यानी कि उस पत्र को आप पत्र पेटिका में डालेंगे, ठीक है, एक के बाद 4 आ जाएगा। फिर पत्र पेटिका के बाद साथियों डाकखाने में होगा, है ना, डाकखाना तीसरे नंबर पर आ जाएगा, यानी कि 5 नंबर। फिर उसके बाद उसको डाकिया लेने आएगा, है ना, फिर वितरण हो जाएगा, वो तो 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। 145 23 कहाँ पर लिखा हुआ है? 145 23 ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए साथ, उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे यहां पर कहा जा रहा है, कि दिए गए शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जितने के अंग्रेजी वर्णमाला में। अब इस टाइप का सवाल साथों एक आपसे पूछा जाता। मैं आपको समझा देता हूं इस सवाल को आप कैसे कर सकते हैं। देखिए, कॉर्पोरेशन लिखा हुआ है TION। इस सवाल को कैसे करेंगे ये मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में, जैसे कि मान लीजिए अब मुझे एक चीज यहाँ पर दिख रही है, O और P या P और O। अंग्रेजी वर्णमाला में भी इनके बीच में कोई लेटर नहीं होता है और यहाँ पर भी कोई लेटर नहीं है, तो ये हमें साथियों एक मिल गया, यानी कि एक जोड़ा हमें मिल चुका है। उसके बाद देखिए साथियों और कुछ मिल रहा है क्या? देखिए हमें T और R मिल गया, यानी कि R, है ना, ST। तो R और T के बीच भी एक लेटर होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, और यहाँ पर भी, तो ये हमें साथियों दूसरा जोड़ा मिल गया। उसी प्रकार और देखिए एक ये मिल गया ON, यानी कि NO के बीच भी एक कोई लेटर नहीं होता है, तो ये हमें तीसरा जोड़ा मिल गया। और देखिए जरा साथियों CORPOT, यहाँ पर साथियों देखिए P से, यानी कि P और T, P 16 पर T 20 पर, है ना, 16 17 18 19 20, बिल्कुल साथियों एक और हमें जोड़ा मिल गया, ठीक है ना। और कोई साथियों बच रहा है? और कोई बच रहा है तो मुझे साथियों आप लोग यहाँ पर बताइए।
हाँ, एक ये देख लीजिए साथियों, पी से आर हुआ एक ही, यानी कि एक ही जोड़ा, कुल मिला के 5 जोड़े हमें मिल चुके हैं, तो 5 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपके सवाल का जवाब क्या हो सकता है। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है साथियों कि विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों की संख्या को निरूपित करती हैं। कितने लोग लैपटॉप और टेलीविजन दोनों का उपयोग करते हैं? देखिए लैपटॉप का उपयोग करने वाले ये हैं और टेलीविजन का उपयोग करने वाले ये हैं। कहने के कितने लोग लैपटॉप का भी और टेलीविजन का भी उपयोग करते हैं, बस इतनी सी बात आपसे यहाँ पर साथियों पूछी जा रही है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं, मैं कहूँगा 19 और 23 ये ऐसे हैं, 19 + 23 जो कि लैपटॉप का भी इस्तेमाल करते हैं और टेलीविजन का भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये तो 42 लोग हो जाएंगे। तो 42 आपके सवाल का जवाब हो जाएंगे, यानी कि 42 लोग लैपटॉप का भी इस्तेमाल करते हैं और टेलीविजन का भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, आप अब देखिए ये सवाल बहुत शानदार है, अगर आप अपने एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए और इस सवाल का जवाब दे दीजिए। 3, 18, 6, 27, 9। देखिए सर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, आप देखेंगे 3 और 6 को गुणा करके ये नंबर बनाया गया 18, यानी कि 3 छंग 18, ठीक है। उसी प्रकार 3 और 9 को गुणा करके ये नंबर बनाया गया 27, 3 नीम 27। तो ये नंबर अगर आपको प्राप्त करना है तो 6 नीम कितना हो जाएगा साथियों? 6 नीम आपका 54 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 54 आ जाएगा। और 54 आपका कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, तो मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल देखिए, यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों, देखिए QDS है, NET है, KFU है, HGV है, कौन से 3 लेटर यहाँ पर साथियों आए, ये बात आपसे पूछी जा रही है। देखिए साथियों जैसे कि ये Q है, Q से यहाँ पर क्या हुआ है? N हो गया है। Q से यहाँ पर क्या हुआ है? N हुआ है, यानी कि इसमें तो 3 घटाया गया है। N से यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर भी साथियों 3 घटाया गया है। K से यहाँ पर H हुआ है, यहाँ पर भी 3 घटाया गया, तो यहाँ पर भी 3 घटाया जाएगा। तो 3 घटाओगे साथियों E आ जाएगा, ठीक है। E कहाँ पर है? यहाँ पर नहीं है, E सिर्फ यहाँ पर है, यानी कि हो सकता है यही आंसर हो। उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों D से E, D, E, F, G, तो H यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए H यहाँ पर भी है, यानी कि यही हमारे और आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। तो यहाँ पर विजय पाल आंसर कर रहे हैं, अनुपम आंसर कर रहे हैं, बाल मुकुंद है ना, अनुपम है, अंतिमा है, संजय है, सभी लोग साथियों आंसर करते रहिए। मुझसे पहले आपका आंसर आना चाहिए। बहुत शानदार सवाल है और एक ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, ये बात साथियों आप लोग ध्यान कर लीजिए। और इस सवाल का जवाब मुझे आपसे चाहिए। चलिए कहने के 6 व्यक्ति हैं U, V, W, X, Y और Z में से ये ज्ञात कीजिए कि U कम से कम 3 व्यक्तियों से लंबा है, ठीक है। W की अगर बात करते हैं V से लंबा है, जो ठीक एक व्यक्ति से लंबा है। अच्छा भैया, तो यहाँ पर एक काम सा तो आप ये कर लीजिए, V से लंबा कौन है? W है। तो V से लंबा कौन हो जाएगा? V से लंबा कौन हो जाएगा? W हो जाएगा। तो W हम ऊपर रखें क्योंकि ये लंबा है। V से लंबा है, जो ठीक एक व्यक्ति से लंबा है। जो का मतलब होता है दूसरा वाला, पहला वाला W है, दूसरा वाला V है, यानी कि V जो है ना ये एक व्यक्ति से लंबा है। V एक व्यक्ति से लंबा है, यानी कि अभी यहाँ पर एक पोजीशन और आएगी, एक पोजीशन आएगी, उसके बाद नीचे कोई नहीं है, सारे के सारे ऊपर होंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 लोग हो गए। उसके बाद कहेंगे W से छोटा नहीं है X है, W से छोटा नहीं है सातों X है, ठीक है, तो बड़ा होगा। Y U से लंबा है, Y U से लंबा है और X U से छोटा। देखिए कहने के क्या कहा जा रहा है साथियों, X W से छोटा नहीं है तो W से बड़ा होगा, ठीक है। उसके बाद कहने के X U से छोटा है, यानी कि U से छोटा कौन है साथियों? U से छोटा X है। कहने के Y U से लंबा कौन है? Y है। अब बचा एक यहाँ पर, उनमें से चौथा सबसे लंबा कौन है? यहाँ पर कौन आ जाएगा साथियों? देखिए एक बार फिर से करा लेते हैं साथियों, यहाँ पर हम लोग कह रहे कि W V से लंबा है, W जो है ना V से लंबा हो गया, जो ठीक एक व्यक्ति से लंबा है, ठीक है। W से छोटा नहीं है X, ये भी हो गया। U से लंबा Y। अच्छा अब एक ही तो बचा है Z, तो Z यहाँ पर आ जाएगा, सिंपल सी बात है। चलिए तो अब सवाल पूछा जा रहा है उनमें से चौथा सबसे लंबा कौन है, तो चौथा सबसे लंबा कौन हो जाएगा? मैं कहूँगा X हो जाएगा। तो X आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता है। चलिए साथ उसके बाद देखिए एक और बेहतरीन लेवल का साथों सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए ये मैं भी पहली बार कहीं ना कहीं सवाल देख रहा हूँ, है ना, और आप भी हो सकता हो पहली बार इस सवाल को सॉल्व कर रहा हूँ। जैसे मैं पहली बार सॉल्व कर रहा हूँ, आप भी हो सकता हो पहली बार सॉल्व कर रहा हूँ। बस मुझे इतना पता है कि सवाल जैसा जैसा कह रहा है मुझे वैसा वैसा करना है ना। सवाल जैसा जैसा कह रहा है बस मुझे वैसा वैसा करना है, मैं राइट आंसर तक खुद ब खुद पहुंच जाऊंगा। कहने के 7 व्यक्ति हैं, A B C D E F G, सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है भैया। तो 1 2 3 4 5 6 और एक साथ, तो यहाँ पर 7, ये 7 लोग यहाँ पर मैंने बैठा दिए। सभी का मुंह जो है ना वो उत्तर की तरफ है, ठीक है, उत्तर की तरफ है। कहने के C के बाईं ओर मात्र 2 व्यक्ति बैठे हैं, C के बाईं ओर, तो C मेरे हिसाब से यहाँ पर आएगा। C के बाईं ओर 2 व्यक्ति बैठे केवल। A और B के मध्य मात्र 2 व्यक्ति बैठे। एक काम करिए, देखिए A B यहाँ पर भी है, A B यहाँ पर भी है, तो आप A B को सबसे पहले सॉल्व करिए, है ना। कहा जा रहा है कि A के बाईं ओर बैठा है B, तो A को आप कहीं पर बैठा लीजिए, मान लीजिए A को आपने यहाँ पर बैठा लिया, तो A के बाईं ओर, है ना, A के बाईं ओर बैठता है साथियों B, ठीक है। और यहाँ पर कहने के A और B के मध्य मात्र 2 व्यक्ति हैं। अच्छा भैया तो एक काम करिए साथियों, अच्छा बाएं बैठेगा तो एक काम करिए, A को यहाँ पर आप ना बैठा लिए, A को आप यहाँ पर बैठा दीजिए या यहाँ पर बैठा दीजिए। A के बाईं ओर B बैठा है और A और B के
ए और बी के दो व्यक्ति बैठे हैं, ए और बी के बीच में दो व्यक्ति बैठे, तो एक दो यानी कि बी आपका यहाँ पर आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर बात है। उसके बाद कह रहे हैं कि ई दाई और है ए का, ए के दाई और कौन है, ई है, तो ए के दाई और ई है यानी कि ई आपका यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि मात्र एक व्यक्ति डी के दाईं ओर बैठा हुआ है, डी के दाईं ओर सिर्फ एक व्यक्ति बैठा है। तो एक काम करिए साथियों, आप जो है ना आप एक इधर बढ़ा लीजिए और इधर से एक कट कर दीजिए, क्योंकि एक बात यहाँ पर कही गई है कि डी के दाईं ओर एक सिर्फ एक व्यक्ति बैठा है। अगर हम डी को यहाँ पर बैठा दें तो देखिए डी के दाईं ओर सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति बैठा है। ये बात क्लियर हो गई है ना। चलिए अब एक बार फिर से सवालों को पढ़ ले। अच्छा इसको कर लीजिए, एफ बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि एफ यहाँ पर नहीं आएगा, एफ आपका यहाँ पर नहीं आएगा, तो एफ या तो यहाँ पर आएगा या एफ यहाँ पर आएगा। एक बार फिर से पढ़ लीजिए सवाल को। यानी कि सी के बाईं ओर दो दो व्यक्ति बैठे हैं, सी किधर गया, सी किधर गया। अच्छा फिर सी आपका जो है ना वो यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि सी के बाईं ओर दो व्यक्ति बैठे हैं। और एफ की अगर बात करें फिर एफ यहाँ पर नहीं आएगा, तो फिर एफ यहाँ पर ही आ जाएगा, और फिर बचा है जी, और जी आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो कुल मिला के सवाल में पूछा गया है कि ई और बी के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो ई और बी के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं, एक दो तीन, तीन व्यक्ति बैठे हैं। तो तीन कहाँ पर लिखा हुआ है, तीन आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलिए चलिए तो कुल मिला के राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल साथों आपके स्क्रीन पर है। देखिए इस सवाल को और बताइए आपके सवाल का जवाब क्या हो सकता है। देखिए आपसे कह रहे हैं कि 6 कर्मचारी हैं एल एन पी आर टी और वी, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक है भैया, तो यहाँ पर कितने लोग बना लेते हैं, 6 लोग बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 1 6, ये 6 लोग यहाँ पर हमने बना लिए। उसके बाद कहा जा रहा है कि वी एन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, एल पी के तुरंत बाएं ओर बैठा हुआ है, आर पी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, पी और एन के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। तो देखिए एन के बाएं कौन बैठा हुआ है दूसरे स्थान पर, वी, तो एन को आप कहीं पर भी बैठा लीजिए, सबका मुंह केंद्र की तरफ है। एन के बाएं दूसरे स्थान पर वी बैठा है, तो वी हमने बैठा लिया। अब हमें वो लाइन को सॉल्व करना है जिसमें या तो एन का जिक्र हो या वी का जिक्र हो। तो एन का जिक्र यहाँ पर हो रहा है, तो एन के दाएं को तीसरे पर पी बैठा है, इनके दाएं तीसरा 1 2 3, यानी कि यहाँ पर साथ पी आ जाएगा। उसके बाद अब हमें उस लाइन को सॉल्व करना है जिसमें वी पी या एन का जिक्र किया गया हो। तो देखिए पी का जिक्र यहाँ पर किया गया, पी के तुरंत बाएं ओर बैठा हुआ एल, यानी कि एल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। हाँ उसके बाद अगर बात करते हैं पी के बाएं से दूसरे स्थान पर आर बैठा हुआ है, यानी कि पी के बाएं दूसरे पर आर बैठा, आर यहाँ पर बैठेगा, बचा टी, टी यहाँ पर बैठ जाएगा। सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि ये वी होगा साथ, वी के तुरंत दाएं कौन बैठा हुआ है, तो वी के तुरंत दाएं कौन बैठा हुआ है, मैं कहूंगा टी बैठा हुआ है। तो टी जो होगा वो आपके सवाल का बिल्कुल सही है, करके यदि आज मंगलवार है तो 491 दिन पहले कौन सा दिन था। देखिए यहाँ पर दो तरह की चीजें आ सकती है, या तो ये भी पूछा जा सकता है कि यदि आज मंगलवार है 491 दिन बाद कौन सा दिन है, या 491 दिन पहले कौन सा दिन है, कुछ भी पूछा जा सकता है। आपको अगर ऐसा सवाल है तो जो नंबर दे रखा हो उसकी भाग आपको कराना है 7 से, सिर्फ और सिर्फ 7 से। क्या आएगा देखिए 7 सत्ते 49 बचा 1, यानी कि यहाँ पर शेष कितना बचा साथियों, 1 बचा। अगर आपसे कहे कि आज मंगलवार है और इतने दिन पहले कौन सा दिन है, तो ये 1 को घटाना है, किसमें से, इसमें से 1 घटाना है। तो मंगलवार में 1 घटाओगे क्या आ जाएगा साथियों, सोमवार आ जाएगा। तो मैं कहूंगा कि अगर आज मंगलवार है तो 491 दिन पहले सोमवार था। लेकिन अगर सवाल में ये पहले शब्द ना हो बाद शब्द हो तो फिर आपको 1 माइनस नहीं करना है, 1 प्लस करना है। तो मंगलवार में प्लस करोगे साथियों क्या आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। तो ये दोनों चीजें आप लोग साथियों याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपसे कहा जा रहा है कि 8:50 पर दोनों शून्यों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, मुझे बताइए। एक सूत्र होता है, आपको घड़ी का कुछ भी समय दे दिया जाए, आपसे पूछा जाए कि भैया जब ये समय बचता है तो 1 घंटे वाली सुई 1 मिनट वाली सुई, इन दोनों सुइयों के बीच कौन सा कोण बनेगा, तो सिंपल सा आपको साथियों एक सूत्र लगा देना होता है ना। क्या लगा देना मैं आपको बता देता हूँ साथियों, 60 गुणा घंटे, है ना, 60 गुणा घंटे, डिफरेंस या माइनस कह लो, 11 गुणा मिनट, है ना, 11 गुणा मिनट, और बटे क्या कर दोगे, बटे 2 कर दोगे। अब इसको कैलकुलेट करा लीजिए, 60 गुणा घंटे कितने हैं, 8 घंटे हैं, तो 8 आ जाएगा। डिफरेंस 11 गुणा मिनट कितने हैं, 750 मिनट है, बटे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 6 अट्ठे 48 यानी कि 480 ये आ गया, 11 पंजे 55 यानी कि 550 ये आ गया, बचा 2, कितना बचेगा, 20 और 50 70 यहाँ पर आ जाएगा। 70 बटे 2 कितना आ जाएगा सातों, 35 आ जाएगा। यानी कि 35 डिग्री की अगर बात करते हैं तो ये छोटा कोण बना है। कितना कोण बना है, छोटा कोण बना है। लेकिन हमें बड़ा कोण निकालना है। बड़ा कोण कैसे निकालते हैं, 360 में से छोटा कोण घटाना पड़ता है। छोटा कोण 35 है, 360 में से 35 घटाओगे 325 आ जाएगा, यानी कि ये बड़ा कोण निकलेगा। और यही आपके सवाल का जवाब हो जाता है। समझ गए साथियों। हाँ, तो जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल सही है। चलिए साथियों अगला सवाल देखिए। इस सवाल की अगर बात करते हैं, इस सवाल को देखिए और आप लोग मुझे बताइए आपके सवाल का जवाब क्या होगा, बताइए। देखिए
यहाँ पर अगर बात करें तो आपसे कहा जा रहा है कि एक लड़की है पूर्व दिशा में देख रही है, ठीक है, एक लड़की है पूर्व दिशा में देख रही है। एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं, अगर आप एग्जाम हॉल में हैं, मान लीजिए आप यहाँ पर बैठे हैं, तो हमेशा ऊपर की दिशा आपकी उत्तर की दिशा होगी, इस तरफ की दिशा हमेशा पूर्व होगी, ये आपकी सातों पश्चिम होगी और ये आपकी दक्षिण होगी। तो कह रहे हैं कि पूर्व दिशा में देख रही है एक लड़की, तो पूर्व दिशा में एक लड़की देख रही है, वह कैसे घूमे कि वो, क्या लिखा हुआ है, वो कैसे घूमे कि उसका उसका मुख उत्तर में हो जाए, यानी कि इस दिशा में हो जाए, ठीक है ना। अगर हम इस ऑप्शन को सही मानते हैं, देखिए दाएं दाएं दाएं, 2 बार घूमी, 3 बार घूमी दाएं, तो दाएं घूमी फिर दाएं घूमी, तो अभी तो उसका मुंह उत्तर तरफ है, लेकिन बाएं बाएं घूमी बाएं घूमी बाएं घूमी, अभी तो उसका मुंह दक्षिण तरफ आ गया, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है, इसको हटा दीजिए। अब दूसरे वाले ऑप्शन को हम सही माने, मान लीजिए उसका मुंह उत्तर की तरफ है, जो कि यहाँ पर कहा गया है, अगर वो बाएं घूमे तो बाएं हमने घुमा दिया, फिर वो दाएं दाएं 2 बार घूमे, दाएं घूमे फिर दाएं घूमे, फिर वो बाएं बाएं 2 बार घूमे, एक बार बाएं घूमे फिर वो बाएं घूमे, तो अब तो उसका मुंह सातों उत्तर तरफ आ गया, तो मैं कहूंगा यही ऑप्शन नंबर बी वाला आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग मुझसे पहले आंसर नहीं दे रहे हो साथियों, मुझसे पहले अपना आंसर दीजिएगा, उसके बाद देखिए इस सवाल का तो कम से कम आंसर आप लोग दे दीजिए, क्या कहता है ये सवाल। आपसे कहा जा रहा है, एक फोटो को देखकर एक लड़के ने कहा, ये एक फोटो है और एक लड़का कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है, लड़के ने कहा वह मेरे पिताजी की माता, यानी कि ये जो है ना, ये मेरे पिताजी की माता, पिताजी की माता कौन हो जाएंगी, पिताजी की माता दादी हो जाएंगी, दादी के इकलौता पुत्र कौन होगा, यानी कि आपके पिताजी की ही बात चल रही है, अरे दादी का इकलौता पुत्र कौन होगा, आपका पिताजी होगा, तो उनकी पत्नी है, यानी कि ये जो है ना आपके पिताजी की पत्नी है, तो ये तो आपकी माता जी हो गई। तो कह रहे कि तो उस लड़के का उस फोटो वाली महिला से क्या संबंध है, वो महिला लड़के को क्या कहेंगे, लड़के को वो माँ अपने बच्चे को पुत्र कहेगी, साथियों पुत्र कहेगी, और पुत्र आपका ऑप्शन नंबर बी वाले में लिखा हुआ है। समझ गए साथियों सवाल को, चलिए साहब, तो उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल आखिर हमसे क्या कह रहा है, क्या हमसे यहाँ पर साथियों इस सवाल के बारे में पूछा जा रहा है। चलिए भाई, तो आपसे अगर बात करते हैं, आपसे कहा जा रहा है कि किसी विशेष कूट भाषा में 7 को 7 6 5 4 3 2 1 लिखा जाता है, 10 को 1098765432 1 लिखा जाता है, 13 को क्या लिखा जाएगा, इसमें से मुझे बता दीजिए, फटाफट आंसर आपका साथों आ जाना चाहिए। देखिए एक चीज़ तो मेरी समझ में आ रही है, जैसे कि ये 7 कितना है, 7 है, तो शुरू में देखिए 7 लिखा हुआ है, ये 10 है तो शुरू में देखिए 10 लिखा हुआ है, ये 13 है तो शुरू में साथों 13 ही लिखा होगा। लेकिन एक चीज़ देखिए, यहाँ से 1 से स्टार्टिंग है और 7 तक जा रही है, यहाँ से 1 से स्टार्टिंग है और 10 तक जा रही है, यानी कि 1 से स्टार्टिंग होगी और 13 तक जाएगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, यानी कि ये नंबर कहाँ पर लिखा हुआ है एक बार देखकर साथियों इतनी सी बात मुझे बता दीजिए। मैं कहूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो ऑप्शन नंबर ए में ही लिखी हुई है, तो यही आपके सवाल का जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं तो बिल्कुल सही आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल, यानी कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात जो है ना वो 4:3:2 है। यदि त्रिभुज का परिमाप 63 सेंटीमीटर है तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी, ये बात आपसे यहाँ पर साथियों पूछी जा रही है और फटाफट आप लोग मुझे बताइए। देखिए अगर यहाँ पर त्रिभुज का क्या दे रखा है साथियों, परिमाप दे रखा है, त्रिभुज का क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है, यानी कि इन अनुपातों को हम इस तरह से लिख लेंगे, 4:x 3x और 2x लिख लेंगे, इनका योगफल ही साथियों ये परिमाप कहलाया जाता है, यानी कि इनका योगफल 63 होगा। तो 4 3 7 7 8 9, तो 9x बराबर कितना आ जाएगा साथियों, 63 आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 63/9 आ जाएगा, 9 सत्ते सातों 63 हो जाएगा, यानी कि x का मान तो निकल कर आ गया, कितना है सातों 7 है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपसे कह रहे सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, तो सबसे बड़ी भुजा तो ये पहली वाली है 4x, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ 4x का मान निकालना है। x बराबर 7 है तो 4x यानी कि 4 × 7 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, यानी कि सबसे बड़ी भुजा जो होगी वो साथियों 28 सेंटीमीटर होगी। अगर आपसे सबसे छोटी भुजा पूछते तो 7 की गुणा आप किससे कर देते, 2 से 14 हो जाती, बीच की पूछते 7 या 21 हो जाती है, तो कुल मिला के आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब साथियों क्या होगा। आपसे कहा जा रहा है कि दो संख्याएं हैं, 16 है और सातों यहाँ पर 20 है, क्या है 16 है और सातों यहाँ पर क्या है 20 है। इनका आपको दो चीजें निकालना है, एक तो साथियों यहाँ पर आपको निकालना है कि इनका महत्तम समावर्तक निकालना है और दूसरी चीज आपको निकालना है लघुत्तम समावर्तक, यानी कि आपको इनका HCF निकालना है और इनका साथियों LCM निकालना है और फिर उसका अनुपात निकालना है। तो अगर हम साथियों 16 और 20 का HCF निकालें है ना, तो क्या देखिए HCF निकालने 2 से करेंगे, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, फिर से 2 से कटेगा, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। अब अगर ये एक मतलब सेम नंबर से अगर ये नंबर कट रहे होंगे तो हम कट करेंगे, लेकिन अब इनको कट करने के लिए अलग अलग नंबर चाहिए होंगे, जैसे कि 4 को कट करने के लिए 2 या 4, 5 को कट करने के लिए 5, तो बस हम यहीं पर रुक जाएंगे। तो 2 दूना 4, यानी कि जो HCF निकल कर आया है वो साथियों 4 निकल कर आया है। अब LCM की बात कर लेते हैं, 16 और 20 के LCM की अगर बात करें तो 2 अट्ठे 16, 2 धाम 10 20 हो जाएगा, 2 चौक और 2 पंजे हो जाएगा, फिर ये साथियों 4 से कटेगा, फिर ये आपका 5 से कटेगा। चलिए तो इनको आप क्या करा लीजिए साथियों, कैलकुलेट यहाँ पर करा लीजिएगा। चलिए भैया
2 दूना 4 और 5 आपका आ जाएगा, फिर एक बार 2 होगा और फिर एक बार 5 होगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पंजे 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 80, यानी कि सातों एलसीएम कितना निकलेगा यहाँ पर 80 निकलेगा। तो एचसीएफ तो 4 निकला है, एलसीएम कितना निकला है 80 निकला है, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 यानी कि 1:20 आ जाएगा। और 1:20 कहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए वाले में लिखा हुआ है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं तो मैं कह सकता हूँ कि आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिए साथियों, अगले नंबर का सवाल आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए और फटाफट आंसर मुझे आप लोग यहाँ पर बताइए। चलिए भाई, आपसे कह रहे हैं साथियों यहाँ पर एक वस्तु का अंकित मूल्य, एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है वो उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। एक बात यहाँ पर साथियों क्लियर ये हो जाती है कि अगर अंकित मूल्य है ना, अगर अंकित मूल्य कितना है, अगर अंकित मूल्य कितना है और क्रय मूल्य साथियों यहाँ पर कितना होगा, दो चीजें यहाँ पर साथियों क्लियर है। देखिए वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। अगर क्रय मूल्य सातों 100 है तो अंकित मूल्य कितना होगा सातों 160 होगा। समझ गए बात को, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करते थे कि इसको आप कट कर लीजिए, यानी कि अगर 0 0 कैंसिल, 2 अट्ठे और 2 पंजे यहाँ पर, यानी कि अगर अंकित मूल्य 8 है तो क्रय मूल्य 5 हो जाएगा। समझ गए। यदि वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, क्रय मूल्य से 20% लाभ, क्रय मूल्य कितना है 5, यानी कि अगर इसको 20% के लाभ पर बेचोगे तो 120% में बेचोगे। देखिए जरा कितना हो जाएगा, 20 छंग और 20 पंजे, 5 से 5 कैंसिल 6 आ जाएगा। कहा जा रहा है कि यदि वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया, यानी कि 5 के जगह 6 पर, तो छूट आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है सातों, छूट आपकी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, ये बात आपसे पूछी जा रही है। 8 की थी 6 की हो गई, यानी कि 2 की छूट दी गई, 100 यहाँ पर गुणा में आ जाएगा, नीचे आपका 8 आ जाएगा। 2 से यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4 से 100 कट होगा, 25 हो जाएगा, यानी कि छूट प्रतिशत 25% की होगी और 25% आपका जो आएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। ठीक है ना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए। एक आध सवाल सातों और बाकी है, उनको भी आप लोग देख लीजिए अच्छे तरीके से, और उसके बाद सातों क्लास आपकी एंड हो जाएगी। देखिए यानी कि 8 संख्याओं का औसत 44 है। तो 8 संख्याओं का औसत अगर 44 है, अब मैं अगर आपसे कहूं कि 8 संख्याओं का कुल मिला के योगफल कितना होगा, 8 संख्याओं का कुल योग कितना होगा, ये कैसे निकालेंगे। पहले पहली लाइन का मतलब तो समझ लीजिए। तो आप निकालेंगे 8 गुणा 44। ठीक है, ये बात आपकी क्लियर हो गई यहाँ पर। तो 8 संख्याओं का औसत अगर 44 है तो 8 संख्याओं का कुल मिला के योगफल 8 गुणा 44 होगा। यदि प्रत्येक संख्या में y जोड़ा जाता है तो औसत 47 बन जाता है। तो y का मान क्या होगा। देखिए अगर हम y जोड़ते हैं 8 संख्याओं में, तो अगर यहाँ पर एक चीज साथियों बात करें, पहले इसको मैं कैलकुलेट करा लूँ, है ना। 44 की गुणा 8 से कराऊं, 4 अट्ठे आपका 32 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32 और 35 हो जाएगा, यानी कि 352 हो जाएगा। 352 ये आपका कुल मिला के 8 संख्याओं का योगफल निकल कर आ गया है। औसत 47 हो जाता है 8 संख्याओं का। तो 8 संख्याओं का औसत 47 हो जाता है जब y उसमें जोड़ी जाती है। तो अगर अब इनका साथियों देखिए, यानी कि 47 की गुणा 8 से करिए, 7 अट्ठे आपका 56, 4 अट्ठे 32, 32 और 5 37 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाता है, तो ये 376 हो जाता है ना। अब अगर बात करते हैं, देखिए इनमें क्या फर्क है, इनमें और इनमें साथियों क्या फर्क है बताइए। इनमें जो फर्क है साथियों वो कहीं ना कहीं y का है। तो अगर 376 में से 352 हम घटाते हैं तो कितना आता है साथियों, 24 आता है। ये 8 से आपका, क्योंकि 8 संख्या है तो 8 से भाग होगी, 8 8 16, 8 24, यानी कि मैं कह सकता हूँ साथियों y का मान जो होगा वो 3 होगा। और 3 कहाँ पर लिखा हुआ है, 3 आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।